कक्षा 12 की हिंदी में कुछ विभक्तियां आती हैं संस्कृत वाले भाग में। हिंदी के पीछे जो संस्कृत भाग होता है उसमें कुछ विभक्तियों के आधार पर प्रश्न आते हैं। मैं आपको यहाँ पर उन विभक्तियों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में निश्चित आती ही हैं और आपको 2 नंबर 3 नंबर दे के जाएंगी। ठीक है, 2 नंबर का शायद प्रश्न होता है, वो आप निश्चित ही कर लेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं विभक्ति क्या है। देखिए यहां पर लिखा है विभक्ति परिचय, आपको समझना होगा। पहले नंबर पे मैं बता रहा हूं किस विभक्ति के बारे में, द्वितीया विभक्ति के बारे में, कि द्वितीया विभक्ति लगती कहां है। देखिए लिखा है अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगेपि, इसको इधर कर दीजिए। ये जो अभी मैंने आपको लिखा है अभितः, परितः, समया, निकषा, हा और प्रति, इसको नहीं, ये मैं आपको बता दिया हूं, ये सूत्र है, याद रखना। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगेपि, ये आपका सूत्र है, ये आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कहीं अभितः शब्द आ जाए, परितः शब्द आ जाए, समया आ जाए, निकषा आ जाए, हा आ जाए या प्रति शब्द आ जाए, कितने देखिए 1 2 3 4 5 और 6 शब्द, अभितः से लेके प्रति तक 6 शब्द अगर कहीं भी आ जाएं तो आप हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीया विभक्ति का। और परीक्षा में पूछेगा क्या कि बताओ यहां कौन सी विभक्ति है और उसका सूत्र क्या होगा, तो आपको सूत्र ये पूरा लिखना है। पूरा मैं आपको बता देता हूं कि पूरा सूत्र क्या है। देखिए मैं पीले कलर से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पूरा आपका सूत्र है, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगेपि। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया और ये आपको याद कर लेना है। परीक्षा में पूछेगा कैसे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब देखिए लिखा है ग्रामम अभितः, तो वो ग्रामम के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताओ यहां कौन सी विभक्ति है। तो देखिए अभितः आया है, तो यहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। और सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये पूरा सूत्र आपको लिख देना है। आया समझ में। फिर देखिए दूसरा उदाहरण, विद्यालयम परितः क्षेत्राणि सन्ति। देखिए परितः यहां भी है, तो मैंने बताया कि जब परितः आ जाएगा तो कौन सी विभक्ति मानी जाएगी, द्वितीया विभक्ति। तो यहां भी द्वितीया विभक्ति हो गई। परीक्षा में आपको जो प्रश्न आएगा 2-3 वाक्य दिए रहेंगे, उसमें से केवल एक वाक्य में बताना रहेगा, तो आप खोजना कि ये कहां लिखा हुआ है। अब देखो गृहम समया तड़ागः अस्ति, देखो अब ये समया आ गया और यहां भी समया है, तो जब भी किसी वाक्य में समया आ जाएगा तो कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, और सूत्र ये आपको लिख देना है। कैसे लिखना है कि यहां पर द्वितीया विभक्ति है और इसका सूत्र ये है, ये आपको इतना बड़ा सूत्र लिख देना है। कहां तक, योगेपि तक। ठीक है, आगे क्षेत्रम निकषा जलाशयः अस्ति। देखो यहां निकषा आ गया और यहां भी कह रहा है निकषा, तो निकषा आ गया तो कौन विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। आया समझ में। अब देखिए हा अनर्थम, हा आ गया, तो मैंने बताया जब हा आएगा तो कौन विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। नगरम प्रति, देखो प्रति आ गया, तो प्रति आ गया तो कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। आया समझ में। तो आपको ऐसे ही मान लीजिए 3 वाक्य दिया रहेगा और देख लेना कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति में से कोई एक है, अगर वो रहेगा तुरंत समझ जाना कि वहां द्वितीया विभक्ति है और लिख देना यहां द्वितीया विभक्ति है और ये वाला सूत्र लिख देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे वाली विभक्ति पे चलते हैं। देखिए अगली जो विभक्ति है वो क्या है, अगली विभक्ति है तृतीया विभक्ति और इसके 2 सूत्र हैं। देखिए ये सब क्या है,
सूत्र हैं और आपको क्या करना है, इन सूत्रों को याद कर लेना है। ये नांग विकारः, ये नांग विकारः एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। तो देखिए अब ये दोनों सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वो पूछेगा कि बताओ कौन सी विभक्ति है और कौन सा सूत्र है। तो देखना तृतीया विभक्ति कहां कहां लगती है बता रहा हूं। ये न अंग विकार, अंग जब भी शरीर के अंगों का नाम आ जाएगा तो समझ जाना कि वहां कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति होगी। देखो उदाहरण, रमेशः पादेन खंजः अस्ति। देखो पादेन माने होता है पैर से, तो जो अंग का नाम आ गया ना पैर, पादेन माने पैर, तो अंग का नाम आ गया, तो कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। जब भी शरीर के अंगों की बात आएगी तो कौन विभक्ति मानेंगे, तृतीया विभक्ति। और सूत्र क्या लिखेंगे, ये नांग विकारः। जब अंग की बात आएगी तब सुरेशः शिरसा खलवाटः, तो शिरसा माने सिर, तो सिर आ गया, अंग का नाम आ गया, तो कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। सीमा कर्णेन बधिरः अस्ति। देखो कर्णेन माने होता है कान, तो यहां अंग का नाम आ गया तो क्या हो गया, तृतीया विभक्ति। और सूत्र क्या हुआ, ये नांग विकारः। अंग की बात आएगी तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। आगे चलो, नेत्रेण काणः, नेत्र, नेत्र माने आंख, तो अब आ गया आंख की बात आ गई तो कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति हो गई। कर्णाभ्याम बधिरः, देखो कर्णाभ्याम माने कानों से, तो यहां भी कान आ गया, अंग का नाम आ गया तो क्या हो गया, तृतीया। अक्षणा काणः, ध्यान देना अक्षणा माने होता है आंख, क्या होता है, आंख, तो ये भी अंग का नाम आ गया तो कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। और सूत्र कौन सा लिखेंगे, ये वाला, ये नांग विकारः। लिख देंगे परीक्षा में कि यहां तृतीया विभक्ति है और सूत्र है ये नांग विकारः। चलिए अब देखते हैं कि तृतीया विभक्ति और कहां लगती है। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते माने युक्त होने पर, जुड़े रहने पर, क्या जुड़े रहने पर, सह। अप्रधाने माने अप्रधान कर्ता में। आपको ये सब नहीं समझना है, बस ये समझिए जब सह आ जाए, सार्धम आ जाए या समम आ जाए किसी वाक्य में, तो वहां हमेशा कौन सी विभक्ति होगी बच्चों, तृतीया विभक्ति होगी। समझना, जब भी वाक्य में सह आ जाए, सार्धम आ जाए या समम आ जाए तो कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। उदाहरण देखो, रीता पित्रा सह गच्छति। देखो ये आ गया सह, तब पित्रा में कौन विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। वो परीक्षा में बस ये देखना कि सह आया है कि नहीं, सह आया रहेगा बस तुरंत कह देना तृतीया विभक्ति। इसमें कौन सा सूत्र लिखोगे, ये नीचे वाला सहयुक्त प्रधाने वाला। अंग की बात आएगी तो ऊपर वाला सूत्र, और सह सार्धम या समम आएगा तो नीचे वाला सूत्र, ठीक है। आगे, अहम तेन सार्धम पठामि। देखो इस सार्धम आ गया तो कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और सूत्र क्या लगेगा, ये नीचे वाला। राधा अध्यापकैः समम पाठयति। देखो समम आ गया ना, तो समम रहेगा तो कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। आया समझ में, तो तृतीया विभक्ति आ गया। तो सह सार्धम समम ये तीनों जहां आएंगे वहां भी तृतीया विभक्ति लगेगी। और सूत्र क्या होगा, ये वाला। आ गया समझ में, यही आपको करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर कि अगला कौन सा सूत्र है या अगली कौन सी विभक्ति है। देखिए ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड्यो गाच्छ। ये क्या है बच्चों, तो ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, परीक्षा में इसको लिखना पड़ेगा। और इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी लगेगी, ये मैं जानकारी के लिए लिखा हूं। सूत्र आपका इतना ही है, कौन कौन सा, नमः स्वस्ति
स्वाहा, स्वधा, अलम व षड। इतने शब्द अगर कहीं आ जाएंगे तो कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। नीचे मैंने पूरा लिखा है, देखो, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषड। ये शब्द किसी वाक्य में अगर कहीं दिख जाएं तो समझ जाना कि वहां कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। और सूत्र कौन सा लगेगा? ये ऊपर वाला, नमः से लेके च तक का। ठीक है, ये पूरा सूत्र लिख देना। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्री गणेशाय नमः, तो देखो नमः आ गया ना, तो नमः आ गया तो यहां कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। आया समझ में? श्री गुरवे नमः, देखो यहां भी नमः आ गया तो कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। अग्नये स्वाहा, देखो स्वाहा आ गया तो कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। जहां कहीं भी ये सब शब्द आ जाएंगे वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति समझना। समझ में आ रहा है? आगे प्रजापतये स्वाहा, यही आ गया चतुर्थी विभक्ति। पुत्राय स्वस्ति आ गया, देखो तो यहां भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। प्रजाभ्य स्वस्ति आ गया तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आया समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व षड जिस भी वाक्य में रहेंगे समझ जाना कि वहां चतुर्थी विभक्ति है। तो लिख देना कि यहां चतुर्थी विभक्ति है और इसका सूत्र है ये, ऊपर वाला लिख देना। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, देखो इतना पढ़ लोगे नंबर एकदम फिक्स रहेगा तुम्हारा। निश्चित ये प्रश्न आता है और तुम इसको कर लोगे। समझ में आ गया? इस प्रकार आपका यह विभक्ति वाला जो परिचय था ये समाप्त हो गया।